एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन इज दैट पार्ट जिसको पूरी तरह से नहीं समझा गया इन कंपैरिजन टू एनी अदर पार्ट। का यूनिवर्स की जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एवरी ब्रेन इज डिफरेंट लाइक फिंगरप्रिंट्स। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान को थी वो ऑटिज्म ही थी क्या? लाल सिंह चड्ढा आपने देखी ही। हाँ। सो उसमें भी आपने देखा था कि वो बच्चा जो नहीं चल सकता था वो रनर बना। हम हमारी लाइफ में बहुत नॉर्मल जीते हैं, सारे काम करते हैं, तब भी मैंने ये देखा है कि हम हमारी लाइफ में खुश नहीं होते और कई चीज़ों से भगवान को कोस रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं। एक कहावत है ना कि अपना गम सबसे कम है, तो वो बात बिल्कुल सही बैठी मैंने जब मैं लिटिल वंडर्स सेंटर गया। वो मासूम बच्चे मासूम ही हैं क्योंकि बोल सकते नहीं हैं, दुनियादारी को जानते नहीं हैं, और उन बच्चों को जब मैंने देखा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, तब दिल ने सोचा कि हाँ, इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं इस प्रॉब्लम को फेस खुद करने वाली प्लस उस लिटिल वंडर सेंटर को रन करने वाली डॉक्टर शिल्पा किंजर। मैम, वेलकम टू माय स्टूडियो। धन्यवाद अनिकेत जी, इट्स माय प्लेजर। मैम, आप एक सेंटर को रन कर रहे हो जी। एक ऐसा सेंटर जो हर किसी के बस की बात नहीं है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड की। राइट। इंसान की थिंकिंग वो होती है कि बिजनेस ओरिएंटेड हो, कि स्कूल चलेगा, पैसा आएगा और नॉर्मल लाइफ को हम जी सकेंगे। इस सेंटर को रन करने के पीछे बेसिकली क्या मकसद रहा था? इस तरह के सेंटर को चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी न्यूरो डाइवर्स बच्चा जो किसी भी तरह के डेवलपमेंटल डिलेस को फेस कर रहा है, उसको इंटरवेंशन या थेरेपीज़ के थ्रू लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, बट जो सेटिस्फैक्शन इन बच्चों को इम्प्रूव होते हुए देखने में मिलता है, वो शायद कभी नहीं लगा। इस जगह पे हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं जिसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप एक काम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बिजनेस करते हैं, वर्किंग करते हैं, बट उस सब में कहीं ना कहीं एक सोशल कॉज छुपा होता है। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे होते हैं उससे एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो तो दुनिया एक बेटर प्लेस बन पाएगी रहने के लिए। जैसे इंडिया में हम बात करें तो ग्रामीण बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग करती है लाइक एनी अदर बैंक, बट उनका एक फोकस है कि हमें ग्रामीण लोगों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो उसी तरह से इस काम में जब हमने ये सेंटर स्टार्ट किया तो हमारे बच्चे की स्पीच थेरेपी के लिए हम काफ़ी भटके। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा गैप है जिसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स वैसे ही परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और फिर सर्विस अवेलेबल नहीं होना तो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनको तब तक यही नहीं पता होता कि हमें आगे करना क्या है। तो वही मोटिवेशन था और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के हमने ये सेंटर ओपन किया। बट मैम, इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एक वर्ड, तो मेन जो वर्ड है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। करेक्ट। लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप सोच के ये लगता है कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सिर्फ बिजनेस, करेक्ट, जिसका गोल ही पैसा है, करेक्ट। सिर्फ पैसा आना चाहिए। और जब ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अब बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी पहले आती है। करेक्ट। लेकिन उस सोसाइटी को रन करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की नीड होती ही है। पैसा इतनी बड़ी ज़रूरत है हमारी, उस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि आपने बताया 20 साल से आप इस चीज़ में काम कर रहे हो, बच्चों का ट्रीटमेंट भी है। जी। नहीं, 20 साल से मैं इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, तो आपको वो पैसे का पता है कि पैसे का रनिंग कैसे सर्कुलेशन होता है। बच्चों का ट्रीटमेंट है, स्टाफ की सैलरी है, सब चीज़ें आपको बिल्डिंग भी मेंटेन करनी है, और एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको साथ लेके चलने पड़ते हैं। जी। कैसे मैनेज हो पाता है? टफ तो है,
ये जी चीज़ जी नहीं, एक तो ये है कि आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, आपको अपने पर्पस को समझना पड़ता है कि अगर आपका पर्पस ये है कि सिर्फ पैसा कमाना है तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रही नहीं है। बिल्कुल। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक पेरेंट आते हैं, रोज एक ऑटो से आते हैं बच्चे को लेकर। तो एक दिन वो ऑटो वाला जो रोज आता था वो अपने खुद के बच्चे को ले आया। तो अब जब उस तरह के बच्चे को हमने असेस किया, हमें क्लियरली समझ में आया कि उसको थेरेपीज़ की नीड है, तो हमें पता है कि हम उससे फीस के बारे में बात ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक पेरेंट आए जो नरसिंहपुर से ट्रैवल करके आए, तो वो ग्वालियर के स्टेशन से हमारे सेंटर तक, जो कि करीब 3 या 4 किलोमीटर का रास्ता है, उनको आने में कुछ घंटा लगा, एक से 2 घंटा लगा। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप तो काफ़ी देर पहले आपने कॉल किया था, तो उन्होंने बताया कि हम स्टेशन से पैदल चलकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे ऑटो के। तो ऐसे पेरेंट से आप ये, उस बच्चे को हक है थेरेपी मिलने का, वो इस दुनिया में है, उसको हक है कि वो भी फंक्शनल हो, वो भी लाइफ में वो सब कुछ देख सके जो हम लोग देख चुके हैं, तो उस बच्चे को भी हक है। तो इस केस में आपका प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। पैसा कहाँ से आएगा सब किसको चलाने के लिए? वो है जो केपेबल है पे करने के लिए। सो जो केपेबल है पे करने के लिए, उनसे एक रीजनेबल कॉस्ट पे थेरेपीज देते हैं। हम खुद की सैलरी या पर्पस को छोड़ के स्टाफ की सैलरी के बारे में सोचते हैं। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट पर्पस। सो यही पर्पस हमने माइंड में लेके आगे आए हैं। और इस चीज़ में जो पॉलिसी मेकर है या जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हैं, वो कितना हेल्प कर पाते हैं? ये इनके पास कोई ऐसा स्पेशल फंडिंग नहीं हो पाती आप लोगों के लिए कि आपने कभी अप्रोच किया इस चीज़ के लिए किसी को कि जरूरी नहीं, बिल्कुल वी नीड योर हेल्प? हाँ, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एनजीओस जो भी एनजीओस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको अच्छा फंडिंग मिलता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम खुद बिजनेस बैकग्राउंड से ही हैं, हमने हमेशा काम किया है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, तो हम उसको इस फॉर्मेट में लेके आए हैं। एनजीओ भी बना सकते हैं कमिंग आने वाले समय में, जब हमारे पास इतना कैपेबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज वी आर वेरी न्यू, वी आर जस्ट बॉर्न, इट्स बीन 7 months जब से हमने लिटिल वंडर्स ग्वालियर के लोगों के लिए दिया। क्योंकि देखिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से यहाँ काम कर रही है। हमारे यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे पेरेंट्स थेरेपी के लिए दिल्ली अपने बच्चे को लेके जाते थे। उस केस में क्या होता था, फादर इज़ इन टाउन बिकॉज फादर का बिजनेस है, जॉब है, फादर नहीं जा सकता। सो वो अपनी वाइफ को बच्चे के साथ दिल्ली में एक रूम दिला के वहाँ पे सेटल करके वापस आते हैं। सो एक मदर अकेले उस बच्चे को रोज़ थेरेपी लेके जाती है, अपना घर भी संभालती है, सब कुछ करती है, उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। इट्स अ लॉट ऑफ पेन। द फादर हु इज़ नॉट विद द चाइल्ड, जिसको ये स्ट्रेस है कि क्या मेरा बच्चा सही ट्रैक पे है, वो देख नहीं पा रहा अपने बच्चे को। मदर जो पूरा अपना घर बार छोड़कर अकेले रही हुई है, तो उनको अपनी ही सिटी में ये चीज़ हमने प्रोवाइड की है, इसीलिए हम इसको सोशल पर्पस भी कहते हैं। सो सारे लोग जो दिल्ली जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, वो अब ग्वालियर में ही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ मदर्स हैं लंदन, स्वीडन, कनाडा, यूएस, जहाँ पे फादर्स वहाँ जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन मदर्स अपने बच्चों को लेके अपने होम टाउन ग्वालियर आ गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थेरेपीज़ के लिए काफ़ी वेटिंग है। वहाँ पे अगर आज आपके बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है तो आपको करीब करीब 1 साल के बाद थेरेपी स्टार्ट हो पाएगा, बिकॉज देयर इज अ वेटिंग लाइन। सो वो वेट नहीं कर सकते क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन का पूरा पर्पस खत्म हो जाएगा। ये सब डेवलपमेंटल डिलेज हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट समय और टाइम। और एक परसेप्शन जो बोलता है इंडिया में कि विदेशों में इलाज बहुत इजी है, बहुत अच्छा है जी, बट ये रियलिटी है जी, कि ग्राउंड रियलिटी है। ये ग्राउंड रियलिटी है कि वहाँ 1 साल तक इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ तो 1 साल में ज़मीन आसमान एक हो जाता है। सो वही बात है कि जैसे मैंने बताया कि ये सब कुछ इज अबाउट टाइम। हम माइलस्टोन्स चेक करते हैं, हम डिलेज को कवर करते हैं। सो जब ये है ही सब टाइम का खेल, तो आप उसको डिले नहीं कर सकते।
जिस दिन से थेरेपी स्टार्ट होती है, इंटरवेंशन स्टार्ट होता है, उसी दिन से रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल. सो उसमें डिले कर नहीं सकते. और वहाँ पे वेटिंग इसलिए क्योंकि कई बार इट्स अबाउट द कंट्री एज अ होल कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए वेटिंग में हैं वो लोग. सो अभी वो यहाँ आए हुए हैं हमारे सेंटर पे थेरेपी. मतलब मुझे इतना कंफ्यूजिंग ये चीज़ लगा कि फिर हम उन्हें अपने से आगे क्यों बोलें मैं बताती हूँ सर क्यों. कि वो हमसे बेस्ट है. किस बात के? जब आपके पास जी. स्टाफ नहीं है, जी. टाइम नहीं है, स्टाफ कम है, ऑब्वियसली प्रोफेशनल कम है, तो वो हमसे बड़े कहाँ से हो गए? सर अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्हीं मदर्स की बात करूं कि वो अभी यहाँ बच्चे को थेरेपी दिलवा रहे हैं, अभी बच्चों का एज है न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग, वो अभी डेवलपमेंटल डिलेज को कवर करके फंक्शनल हो सकते हैं. सर आगे वो लोग हमसे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशंस हैं, जॉब्स के रिजर्वेशंस हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए एक जॉब रहती है. इसके अलावा वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है. वहाँ की जो सोसाइटी है उनके लिए ये टैबू नहीं है कि हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है या ऐसा इंडिविजुअल है जो न्यूरो डाइवर्स है, जो आपकी तरह सोचता नहीं है, जो आपकी तरह फंक्शनल नहीं है, तो जो डाइवर्स है, जो अलग है, पर वो सोसाइटी से अलग नहीं. तो वो सोच में हमसे बड़े हैं. एग्जैक्टली. चीज़ों में बड़े होना हो, वो सोच में हमसे बड़े हैं. एक्सेप्टेंस में. और वहाँ हिंदुस्तान पीछे ही रहेगा शायद आगे आने वाले कुछ सालों में भी. जी. अवेयरनेस काफ़ी कम है, टैबू है, स्टिग्मा है, हर तरह से है. हर तरह से इसलिए है कि एक पेरेंट ओपन होके बात नहीं करता, और वो ओपन होके इसीलिए बात नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि मेरी बात को समझा नहीं जाएगा. अच्छा, मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको जज किया जाएगा. सो ये टैबू और स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में है. मैं अगला क्वेश्चन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपको जब पता चला कि आपके एक बेटे को मोटर एप्रेक्सिया है, एज ए माँ बाप, जी, नॉट जस्ट यू टू, मैं माँ बाप के परसेप्शन से पूछ रहा हूँ जिसके बाकी भी माँ बाप है जिनके बच्चे ऐसा फेस कर रहे हैं. जी. तो एज ए माँ बाप वो पहला थॉट क्या था कि ये क्या हो गया? जी, पहला थॉट जितने भी पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि आपकी जर्नी में क्या कैसा रहा, तो सर पहला थॉट तो यही होता है कि कुछ हमारे साथ क्यों हुआ? नहीं, ये कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है, ये कुछ ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, मन मानता ही नहीं. खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. जी. और हम ये सोच रहे हैं कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले. हाँ सर, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड हम समझते हैं कि सोशल स्टिग्मास अलग है, कल्चर अलग है, इकोनॉमिक स्ट्रैटा अलग है, पर वर्ल्ड वाइड एक ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है वो सेम होती है. उसी के बेसिस पे थ्योरीज बनी गई हैं. बिल्कुल. जितने भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं वो सब इसी बेसिस पे बनाई गई है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल उसी फेजेस से गुजरता है. बिल्कुल. तो इसके ऊपर भी रिसर्च है कि एक पेरेंट जिसको ये रिवील होता है तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं. सो नॉन एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेज. एक पेरेंट को एक्सेप्ट करने में कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है या मेरा बच्चा वैसा नहीं है जैसे बाकी सबके हैं, वो एक्सेप्टेंस आने में काफ़ी समय लगता है. बस बात यही है कि ये समय कुछ पेरेंट्स के लिए कम होता है, कुछ पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा होता है. और मैटर ऑफ फैक्ट हमें यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आप जितना कम समय लेंगे उतनी जल्दी बच्चे के ऊपर काम शुरू होगा और उतनी ही जल्दी वो फंक्शनल होगा. देखिए, अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ऑटिज्म जिसको बेसिकली ASD बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. हम इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कैन बी एग्जिस्टेंट इन अ माइल्डेस्ट फॉर्म और ये मोस्ट सीवियर भी हो सकता है. सो इसका जो रेंज है वो माइल्डेस्ट से लेके मोस्ट सीवियर हो सकता है. और इसके अलावा ADHD जिसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जाता है. सो इसके अलावा GDD, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. इसके अलावा LD विच इज लर्निंग डिसेबिलिटी. आप सबने तारे ज़मीं पर देखा होगा, आमिर खान सर ने बहुत ही वंडरफुल काम किया जिसमें उन्होंने डिसलेक्सिया के बारे में बताया, विच इज़ अगेन अ न्यूरो डाइवर्स केस.
सो डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग राइटिंग की डिफिकल्टीज होती हैं, डिस्ग्राफिया जिसमें राइटिंग और स्पेलिंग्स की डिफिकल्टी। लास्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ सेठ MR जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर सुनील भल्ला, और उन्होंने इस चीज़ पे बोला, वो क्योंकि बच्चों का ही स्कूल रन कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बच्चों ये इन सब चीज़ों से फेस कर रहे हैं, बट हम उस लेवल तक वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं स्कूल में। करेक्ट। लोगों को ये लगता है कि यही सिर्फ क्योंकि तारे ज़मीं पर आई थी तो लोगों को सिर्फ डिस्लेक्सिया पता था जी, बट इसमें और भी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स, साइकोलिया, बच्चा सिर्फ मैथ्स नहीं कर सकता या उसको नंबर्स की समझ नहीं हो पाती। तो स्कूल के लिए इन टोटलिटी ट्रीटमेंट देना पॉसिबल नहीं भी हो पाता कई बार, तो स्पेशल एजुकेटर्स इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो मैं आपको रेंज बताना चाह रही थी कि न्यूरो डाइवर्सिटी की रेंज बहुत है, स्टार्टिंग फ्रॉम ASD, उसका भी माइल्डेस्ट फॉर्म, टू सच लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक डिसकैल्कुलिया। सो देयर इज अ वाइड रेंज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर हम डेटा देखें, द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड एंड द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली लेटली। मतलब बिल्कुल रिसेंट में ये नंबर इतने बढ़ रहे हैं कि द सोसाइटी हैज टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, schools have to be better prepared, individuals have to be better prepared, parents have to be better prepared. So ये जो नंबर बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को इन टोटलिटी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की नीड है। ओके, बट जैसा आपने बोला कि नंबर्स की नीड है, आप एक अलग सेंटर रन कर रहे हैं जी। क्या कभी आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ये सेंटर कभी किसी एक बड़े स्कूल ग्रुप या किसी यूनिवर्सिटी ग्रुप या किसी हॉस्पिटल या मतलब ऐसी हेल्थ रिलेटेड सेक्टर से जॉइंट वेंचर में आ सकता है, ऐसा कि अब ऐसा स्कूल भी हमारे लिए एक नीड है उसकी हमें चलने की? हाँ, फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है और उसको उसी प्रमाइसिस में एक स्पेशली एबल्ड बच्चों का स्कूल भी चल रहा है जी, सेम नाम से। जी, देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि जो भी बच्चे आते हैं उनकी इतनी फंक्शनैलिटी हो जाए, वो एकेडमिकली इतना कर ले कि वो मेन स्ट्रीम में जाके पढ़ सके, और काफ़ी बच्चे मेन स्ट्रीम में जाके पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पढ़ेंगे और कोप करेंगे। बस जैसा मैंने आपको बताया, अर्ली इंटरवेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ द की। सो जितनी जल्दी काम शुरू होता है, 2 साल 3 साल के बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है, प्लास्टिक होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो उसके साथ साथ जब उसको इंटरवेंशंस मिलते हैं तो वो नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत रेंज है, जो सीवियर केसेस होते हैं उनके लिए, या वो बच्चे जिनकी एज निकल चुकी है अर्ली इंटरवेंशन की, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बहुत हेल्प करता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ तक बात है, हमें जब इतने बच्चे और इस तरीके का सेटअप की नीड होगी तो हम वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक स्कूल भी दे सके इन बच्चों के लिए। जितना बन सकता है उतना हम करेंगे। हम सोसाइटी से भी हेल्प मांग सकते हैं टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड हेल्प फॉर दीज इनिशिएटिव्स, या फिर किसी और स्कूल या सेंटर के साथ कोलैब में जी या जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट इंडिया में कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनके पास एक स्पेशल यूनिट होती है। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन में 3 से 4 तरीके की थेरेपीज दी जाती है। जैसे फर्स्ट होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओके, सेकंड होती है स्पेशल एजुकेशन और स्पीच एंड ABA फॉर कम्युनिकेशन, स्पेशल एजुकेशन फॉर एकेडमिक्स, स्पीच एंड ABA फॉर कम्युनिकेशंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर मोटर फंक्शनैलिटी। सो ये जितनी भी थेरेपीज होती हैं, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने यहाँ पर एक यूनिट ओपन रखते हैं जहाँ पे OT का सेटअप होता है। OT मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सारे मटेरियल्स होते हैं, उसका पूरा सेटअप होता है। एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है। तो स्कूल्स के साथ आने वाले समय में जिस तरीके से नंबर्स बढ़ेंगे, हम और हम सब देखेंगे कि ये किस तरीके से और आगे बढ़ता है। और जैसा मैंने बताया कि डेवलप सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्कूल्स में ही एक सेटअप होता है फॉर न्यूरोडाइवर्स किड्स। ओके मैम, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब तो दिया था कि आपने उस चीज़ को हैंडल किया था जो इशू था, क्योंकि आप एज ए
अदर सेंटर में भी आप एज ए काउंसलर, बट माँ बाप का एक इमोशनल अटैचमेंट बच्चे से ज़्यादा किसी से नहीं होता। बिल्कुल। माँ बाप शायद वो बनते ही बच्चे की वजह से, और अगर वो वजह ही कुछ भी गड़बड़ा रही है तो वो माँ बाप भी टूटने लगते हैं। आपका क्या इमोशनल सफरिंग थी जब ये चीज़ पता चली थी? इमोशनली आप लोगों ने खुद को कैसे संभाल पाए? सर देखिए, वॉर्स होती हैं, हाँ। वॉर जोन में एक सिपाही जाता है जंग लड़ने, बिल्कुल। जंग खत्म होती है, फॉर्चुनेटली वापस आता है अपने घर। जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, उनकी जंग बहुत लंबी है और उन्हें रोज़ जंग लड़नी है। सो ये आप सोचिए कि एक पेरेंट या एक फादर या मदर जो हर टाइम फाइट के मूड में है, बच्चे के साथ रोज़ कुछ नया चैलेंज आता है कई बार, तो उस चैलेंज को फाइट करने के लिए डेली बेसिस पे वो फाइट कर रहे हैं। सो उस माइंडसेट में रहना, इस केस में क्या होता है अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं, एक केयर गिवर सिंड्रोम होता है, केयर गिवर सिंड्रोम। सो दीज पेरेंट्स आर एट अ हाई रिस्क ओके कि उनको ये केयर गिवर सिंड्रोम में वो फॉल करे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज, एंगर, गिल्ट और डेली बेसिस पे गुस्सा। सो ये सब चीज़ें एक तरीके से ऑटोमेटिकली उनमें आती ही हैं। तो इस केस में मुझे लगता है कि एक सपोर्ट ग्रुप जहाँ पे एक पेरेंट अपने ही तरीके के दूसरे पेरेंट से बात कर सके, अपनी बात को शेयर कर सके, जहाँ उसे या उसके बच्चे को जज नहीं किया जा रहा है। सो एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है टू कोप या कोप अप मैकेनिज्म है। इसके अलावा क्लिनिकली अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं, एक पेरेंट अगर क्लिनिकली किसी की हेल्प लेता है एंड ही और शी हिमसेल्फ गोज थ्रू अ थेरेपी सेशन, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग लेता है वो पेरेंट, टैबू को साइड रख के, स्टिग्मा को साइड रख के, और दिस कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग लेते हैं, थेरेपी सेशंस लेते हैं टू कोप अप देमसेल्व्स। ओके, एज आई टोल्ड यू, वो जो ऑल द टाइम फाइट मोड में रहना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो जंग की बात करी, एज ए सोल्जर्स भी जब वो जंग से वापस आते हैं तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, PTSD, यस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। राइट। फौजी जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, तो माँ बाप तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं। इनफैक्ट शायद ये लगता है कि दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, हम तो बस ये फिंगर्स क्रॉस करके प्रे करते हैं कि कल इस चीज़ की मेडिकेशन आ जाए और कल हमारे सारे बच्चे ठीक हो जाएं, और इससे ज़्यादा पेन शायद क्योंकि हमें है। हाँ, क्योंकि कुछ भी देख सकते हैं माँ बाप, बच्चे को बीमार होते हुए या बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकते, बस वहाँ माँ बाप टूट जाते हैं। पर इसका एक साइड मैं आपको और बताती हूँ। हमारे यहाँ कई, जैसे आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम एक अलग चीज़ होती है, तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो इतने लवेबल होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं और इतनी पेरेंट्स के साथ इतना फन लविंग तरीके से रहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इन बच्चों में, कई बच्चों में ऐसी स्किल होती है जो आप, हमारे यहाँ एक बच्चा है वो आप क्ले से हर तरीके की मॉडल बना लेता है एंड ही इज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। कई बच्चों में इतनी स्किल्स हैं कि पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, उनके साथ इतना एंजॉय करते हैं उनकी स्किल्स के साथ। सो एक सिल्वर लाइनिंग भी है इन द डार्क क्लाउड कि ये बच्चों के पास कोई एक ऐसी स्किल होती है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, दुनिया में वो लोग जो ऑटिस्टिक रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनकी एक स्किल बहुत अच्छी थी। सो वो एक सिल्वर लाइनिंग है इन द डार्क क्लाउड। सो पेरेंट्स के साथ हम सिंपैथी रखें, बट एट द सेम टाइम हम उनको कोशिश करें कि वो खुश रहें सोसाइटी में, उनको इंगेजमेंट दे, उनको एक्सेप्टेंस दे, उनके बच्चे के साथ अच्छे से रहें। सो ये अपने आप में एक भगवान की सेवा रहेगी। मैम, कैसे पता चलता है? बहुत वास्ट है इन इश्यूज का नंबर,
गिन भी नहीं सकते, नाम भी नहीं पता, वही उंगलियों पे जो नाम गिने से जा सकते हैं, ऑटिज्म, ADHD, न्यूरल प्लासी, कई ऐसे इश्यूज हैं जो है। कैसे पता चलता है कि इनको थेरेपी की ज़रूरत है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। पेरेंट्स चाहे किसी भी सोशल कल्चरल बैकग्राउंड का हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, कहीं से भी आया है, पर हर पेरेंट की आने वाले समय में ये कंपल्सरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के ऊपर फोकस करे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और कुछ भी नहीं है, बच्चे समय पे एज अप्रोप्रिएट काम कर रहा है कि नहीं। ये माइलस्टोन किसने एस्टेब्लिश किए बेसिकली कि मुझे जी। 8वें महीने में वो थोड़ा सा हाँ, हिलने डुलने लगता है, जी, रोल करने जी, लगता है? ऐसा हो सकता है कभी कि एक बच्चा है, हाँ, शुरू में कुछ भी नहीं कर पाया, जी, बट एक एज पे एकदम से उसने कुछ बोला भी, चल तो रहा है, नॉर्मल चीज़ें उठा रहा है, पकड़ रहा है, पहचान पा रहा है ये ग्लास है, ये पानी है, ये ऐसा हो सकता है? जी, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन इज़ दैट पार्ट जिसको पूरी तरह से नहीं समझा गया इन कंपैरिजन टू एनी अदर पार्ट। किडनीज, लीवर फंक्शन क्या होता है, किडनी फंक्शंस क्या होते हैं, पूरी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है, ब्रेन के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया गया है, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से अभी कोई नहीं समझ पाया। इट इज़ लाइक अ यूनिवर्स की जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को Yes, every brain is different like fingerprints. So there are lot of chances कि आप miracles की जैसी चीज़ें देखें। बट ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद आप कभी अपने बच्चे की वैक्सीनेशन कराने जाएंगे तो उसकी उस वाली फाइल के ऊपर भी लिखे रहते हैं कि ये माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे को इस एज में अचीव करने चाहिए। 3 से 5 महीने का बच्चा है तो उसको सोशल स्माइल देनी चाहिए। 8 से 10 महीने का बच्चा है तो उसको मामा बाबा बोलना चाहिए, या उसको क्रॉलिंग कब करनी चाहिए, या उसको अपनी गर्दन कब संभालनी चाहिए। ये सब हमारे पेरेंट्स को भी पता था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी पता था, लेकिन अब वो समय है कि हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चा अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है टाइम से, अगर उसमें एज अप्रोप्रिएट नहीं बच्चा लैक कर रहा है तो आपको असेसमेंट की ज़रूरत है। माइलस्टोन्स पे ध्यान रख के नहीं अचीव करने पे असेसमेंट करवाइए। जो लोग कहते हैं ना, अरे कोई बच्चा लेट बोलता है, कोई बच्चा लेट चलता है, हर बच्चे का अलग टाइम होता है, कोई बात नहीं, कर लेगा। ग्रैंड पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं, सोसाइटी के लोग भी कई बार बोलते हैं, अरे उसका बच्चा 6 साल में बोला था, डोंट वरी, कुछ नहीं है, कर लेगा। तो इन सब बातों में वो समय निकल जाता है जहाँ उसको इंटरवेंशन की नीड थी। इंटरवेंशन इज द थेरेपी। इंटरवेंशन इज द थेरेपी, इंटरवेंशन इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जिससे उनकी डाइवर्सिटी चली जाए। फंक्शनैलिटी और वर्किंग आती है इंटरवेंशन से। इसलिए थेरेपी नीडेड है जी, इन बच्चों को कि चाहे कोई सी भी सेरिब्रल प्रॉब्लम आ रही हो सामने या कोई भी इश्यूज आ रहा हो, वो थेरेपी नीडेड है। जी, जी। तो वो थेरेपी की कितनी नीड है, कौन सी थेरेपी की नीड है, ये आपको डेवलपमेंटल डॉक्टर असेस करके बताएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेस करके बताएगा, चाइल्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट असेस करके बताएगा, और उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हमें थेरेपी देनी है। कौन सी थेरेपी, कौन सी एक्टिविटीज़, कैसे बच्चे को फंक्शनल बनाना है। हर बच्चा इस केस में भी यूनिक होता है, हर बच्चे की कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। तो उस कॉम्बिनेशंस को असेस करने के बाद थेरेपिस्ट जो हैं वो उसको उस तरीके की थेरेपी देते हैं जिससे वो सब कुछ इंडिपेंडेंट हो सके, फंक्शनल हो सके। सारी थेरेपी कवर हो जाती हैं एक बच्चे के साथ? प्लान बनता है सर, एक प्लान बनाया जाता है कि इस बच्चे की अभी करंट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है जिसको हमें सबसे पहले एड्रेस करना है। जैसे इन बच्चों को सबको एक सेंसरी डाइट की नीड होती है। जैसे जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनमें से कौन सा सेंस में ओवरलोड है, कौन सा सेंस अंडर वर्क कर रहा है। सो एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। दिस इज़ अ वेरी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव जिसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे पूरा डायग्नोसिस करवा के, असेसमेंट करवा के एक प्लान बनता है। प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है। ऐसे थेरेपी सेंटर पे जाइए जहाँ गोल ओरिएंटेड थेरेपीज़ मिलें। बच्चे का कौन सा गोल अचीव करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या उसके बाद अचीव करना है,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी सबसे पहले की जाती है, उसके साथ स्पीच देना है, स्पेशल एजुकेशन देना है, बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपी देना है। ये सारी चीज़ें क्लिनिकली बहुत सोच समझ के की जाती हैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे। सिर्फ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट कि आप या तो शुगर को ऊपर कर सकते हो या नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो ठीक ही हो जाएगी। जैसे कोई पेशेंट है, बचपन में एक बच्चा है जिसको बचपन में पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो और फ्यूचर में चल के उसको वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, अब वो इंसुलिन पे ही चल रहा है, ठीक है। तो बस वही मैनेजमेंट है सिंपल तरीके से कि आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो, इस चीज़ को नहीं सोच सकते कि क्योर ही हो जाएगा। ये जब तक अगर कोई चमत्कार आगे आ ना जाए, कोई ऐसा चमत्कार कि हाँ देखिए, जैसा कि हम अभी इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चे को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस लेवल पे हम लेकर आ पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरी एक दिन एक मदर से बात हुई, वो साउथ की है और काफ़ी एजड भी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक ऑटिस्टिक है और एक ADHD है। तो उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ बोली कि आप मदर्स को ये बताइए कि सबसे ज़्यादा वो फोकस ये करें कि बच्चा खुद का काम खुद करना शुरू करे। तो सबसे ज़्यादा उसको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाएं, उसको इंडिपेंडेंस सिखाएं। तो ये चीज़ें थेरेपिस्ट भी करता है और पेरेंट्स भी करते हैं कि बच्चे को हम सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस सिखाएं। सो उसको ADL कहा जाता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। सो वो इंडिपेंडेंस क्रिएट करना एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इन सब बच्चों के साथ। और जितनी जल्दी एज पे हो जाती है उतने ज़्यादा वो स्किल डेवलप होती जाती है, वो स्किल की प्रैक्टिस होती जाएगी तो स्किल डेवलप होती जाएगी। एंड इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्ड रिलेटेड है, बिल्कुल डेवलपमेंटल डिले, स्किल डेवलपमेंट, फंक्शनैलिटी, डाइवर्सिटी। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरलिंक्ड है। सो बस हमें फोकस इस बात पे करना है कि जो भी बच्चा है वो अलग है, वो स्पेशल है, उसको स्पेशल तरीके से काम करवाना है, लेकिन हमें उसकी स्किल बिल्डिंग करनी है, हमें उसको फंक्शनल बनाना है। तो फंक्शन बनाने में इंटरवेंशंस आर कंपल्सरी। हम इन इश्यूज़ के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ लेमैन मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए भी, आप इन इश्यूज़ को थोड़ा इजी वर्ड में समझा सकते हैं कि ADHD हाँ जी क्या है? जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नॉर्मली एक बच्चे का, एक न्यूरोटिपिकल बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में जो क्लासेस होती हैं वो भी इसी ड्यूरेशन की होती है, 30 मिनट्स के आसपास। लेकिन इन बच्चों का अटेंशन स्पैन, कि वो किसी काम को करने में कितना फोकस करके अटेंशन देते हैं, ध्यान से वो काम करते हैं, तो उनके ध्यान लगाने की जो लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है। सो शायद वो एक काम पे सिर्फ 3 मिनट ही फोकस कर पाते हैं, या 2 मिनट फोकस कर पाते हैं, या 7 मिनट फोकस कर पाते हैं। तो हमें इस नंबर को बढ़ाना होता है अटेंशन डेफिसिट को कवर करने के लिए। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये साथ में ADHD साथ में है अगर, तो बच्चा अटेंशन नहीं देता और वो हाइपर एक्टिव है। आप उसको एक काम करने को देंगे, वो इमिडिएटली छोड़ के दूसरा करने लगेगा, वो एक जगह बैठेगा नहीं, उसको स्टिल होके बैठने में तकलीफ होती है, वो फिजिट करता रहेगा, वो उठ के भागता रहेगा, एक काम करेगा फिर एक खिलौने से खेलेगा कुछ सेकंड्स के लिए, फिर दूसरे पे आ जाएगा। तो हाइपर एक्टिविटी अटेंशन डेफिसिट, ADHD। सो ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है। और ADHD का भी माइल्ड फॉर्म होता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मोस्टली सब बच्चे हाइपर एक्टिव हैं और अटेंशन उतना। बड़ों में भी होती है क्या ये? सर ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि रेंज है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको 30 इयर्स के बाद आके पता चला, उनका डायग्नोसिस हुआ कि वो ऑटिस्टिक है। पता नहीं, मुझे अभी लग रहा है आपकी बात सुन के, क्योंकि मैं जब मेरे सिस्टम पे काम करने बैठता हूँ इस ऑफिस में, तो 5 मिनट काम करने के बाद ये मेरी कैमरा टीम है, ये जाती है, मैं उठा कुर्सी से बाहर गया, लोगों को परेशान किया, फिर आया, फिर बैठ गया, फिर सोच रहा हूँ कि अब करूँ कि नहीं करूँ, फिर करने लगा, फिर वो 5 मिनट बाद फिर इनको परेशान करके बैठ गया। तो ये मुझे खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। अब आप जब ये मजाक कर ही रहे हैं, तो एक दिन मेरी एक मदर से बात हो रही थी, तो उनको ये लगा कि उनके हस्बैंड को ADHD है।
वो कहते हैं सुनते ही नहीं है, कोई बात करो तो थोड़ी देर में बदल जाते हैं। तो फिर ये शायद फैमिली प्रॉब्लम है। मम्मी की भी यही शिकायत है पापा को लेके, अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो चलो अपनी मस्ती में है हम तो। सर माइल्डेस्ट फॉर्म में हम सब में कुछ फिक्सेशंस होते हैं, कुछ लाइकिंग्स होती है। लाइक वी बोथ हैव सम ओसीडी। सर बिल्कुल सच है, मैं कई बार सोचती हूँ कि नहीं ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये काम करना है फोकस करके, पर मेरा जो माइंड है वो उसी तरफ जाएगा कि मेरे किचन के स्लैब पे अभी भी चीज़ें बाहर है, फ्रिज में नहीं रखी गई हैं, तो मैं वो इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के भी जाऊंगी और सबसे पहले वो चीज़ें उठा के फ्रिज में रखूँ। पता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, लेकिन है ये सबको होती है कहीं ना कहीं, मैंने देखा है। जी, ये फिक्सेशंस जो हैं जो माइंड में रहते ही हैं कि आप उनको नहीं अवॉइड कर सकते, ये अनअवॉइडेबल हैं कि आपका माइंड सबसे पहले वही करेगा। जैसे कि अभी आपने यहाँ से पानी की बूंदे, मैडम अभी भी ध्यान वही जा रहा है बार बार कि यार ये मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा, कैमरा बंद करो चलो मैं पहुंच देता हूँ। तो माइल्डेस्ट फॉर्म में हम सभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारी डाइवर्सिटी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी वर्ड्स कनेक्टेड है, हम भी डाइवर्स हैं। डाइवर्स है तो जैसे मेरा दिमाग काम करता है या दूसरा इसकी वजह से भी कई जो फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं कई बार, कि आप डाइवर्सिटी नहीं समझ पाते कि जो आप चाह रहे हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाले बंदे का माइंड उसको वही करने को कह रहा है उसी टाइम। सो प्रायोरिटीज जो अलग होती हैं लोगों की, लाइकिंग्स अलग होती हैं। बिल्कुल। अब एक रेस्टोरेंट का खाना मुझे पसंद है, आपको नहीं हो। मुझे चाइनीज पसंद है, उससे कॉन्टिनेंटल पसंद है, हम दोनों ही नहीं खाते, जब आप जाते ही नहीं है। नहीं सर, कुछ मिडवे ढूंढिए, सम नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, कोई नया रेस्टोरेंट आएगा तो जरूर। बिल्कुल। ठीक है मैम, ऑटिज्म, जी इसको सिंपल वर्ड में ऑटिज्म क्या है, लोग इसको पागलपन समझते हैं। मैं एज ए नॉर्मल मैन की लैंग्वेज में कि दिमागी बीमारी है तो पागल है जी, कि ये पागल हो गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि इट्स अ ट्रायंगल, 3 चीज़ें हैं जो इफेक्टेड होती हैं अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है। उसमें से एक मेजर चीज़ होती है सोशल बिहेवियर। तो एक बच्चा फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन जो है दूसरे लोगों के साथ जिस तरीके से करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर पाता, सोशली अटैच नहीं हो पाता। एक ऑटिस्टिक बच्चे से आप बात करेंगे तो शायद वो आपकी आईज में आईज देख के बात ना करे, वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, आपका जवाब भी देगा तो कहीं और देख के देगा। तो एक सोशल बिहेवियर होते हैं वो नॉर्मल सोशल बिहेवियर नहीं करके कुछ अटिपिकल सोशल बिहेवियर्स होते हैं। उसके अलावा दूसरा जो ट्रायंगल है उसका दूसरा पॉइंट होता है कम्युनिकेशन। सो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी होता है, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके का हेड टिल्ट हो रहा है। हाँ जी हाँ। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान को थी वो ऑटिज्म ही थी क्या? सर जैसा मैंने आपको बताया ये डायग्नोसिस जो होता है ये तो तभी होगा जब वो मिस्टर खान लाइव में आए और हम उनका असेसमेंट करें। नहीं, उसमें मूवी में कैरेक्टर में वो ऐसे थे कि हाँ नो माय नेम इज खान, पूरी मूवी में उनका ये चलता रहता था। बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि वो न्यूरोटिपिकल नहीं दिखाया था उनको उस मूवी में, उनको उस मूवी में एक न्यूरो अटिपिकल पर्सन ही दिखाया था। बट आपने ये भी देखा कि वो भी फंक्शनल थे, इनफैक्ट उन्होंने शायद वो काम किया। चलिए अब ये बात हो ही रही है तो क्या मैम मेरे को वायरल होने के लिए शाहरुख खान का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है? ये मेरी टीम की नीड है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कॉन्टेंट मिल जाए कि वायरल हो जाए। शाहरुख खान, आमिर खान। मेरा फ्रेंड आया था, वो जर्नलिस्ट है, ऋषि पाठक, तो उसके साथ भी ऐसे ही कन्वर्सेशन हुआ था। वो तो फिल्म जर्नलिस्ट है तो वो ऐसा ही किया, बस कंटेंट ढूंढ रहे थे कि मिल जाए। शाहरुख खान की हम बात करें, अगर हम और भी मूवीज देखें, मूवीज जो होती है वो सोसाइटी का डिपिक्शन ही होता है। तो इन अ वे अगर आप अभी लाल सिंह चड्ढा आपने देखी ही, हाँ। उसमें जिस तरीके का जो अभी आप इससे बात भी कर रहे थे कि ऐसा भी होता है कि बच्चा नहीं करता था पर वो करने लग जाता है। तो आपने उस मूवी में देखा होगा विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। सो उसमें भी आपने देखा था कि वो बच्चा जो नहीं चल सकता था वो रनर बना। हाँ जी। तो कई बार जैसा उस मूवी में भी दिखाया कि उस माँ की जो विल पावर होती है वो उस बच्चे के साथ कैसे काम कर जाती है, ये आप और मैं अपनी समझ से समझ नहीं सकते कि उस माँ की विल पावर उस बच्चे को कहाँ लेके जा सकती है। अभी मैं तो पेरेंट नहीं बना हूँ, जिस बनूंगा तो पता, बट आप उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सो हाँ, मूवीज में आप देखेंगे कई कैरेक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं जो न्यूरो टिपिकल नहीं थे और उन लोगों ने किस तरीके के काम किए। तो हाँ,
ओवरऑल एक्सेप्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ देयर बीइंग, ये एक भगवान की सेवा है. सो अगर हम चाहते हैं कि हम गॉड सर्वेंट बन के कुछ करें, तो ये एक बहुत नोबल चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दें, अपने दिल में एक्सेप्टेंस दें, और इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी सेवा कर सकते हैं. कि ये जो इश्यूज अब हो रहे हैं, जी, क्या ये पेरेंट की लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है? ऑफ कोर्स. कि बिल्कुल. पहले देखा जाए होते होंगे, जी, बट कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो डिग्रेड होती जा रही है. जी, डॉक्टर बांगा के साथ मैंने जब पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बोला था कि पेरेंटिंग इज नॉट इजी. पेरेंटिंग पे ही था वो पूरा पॉडकास्ट, पेरेंटिंग पे ही था कि पेरेंटिंग इज नॉट इजी. इट्स अ रोलर कोस्टर. हाँ, लोगों को ये लगता है कि पेरेंट सिर्फ जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से वो पेरेंट बने, लेकिन बच्चे की केयर, उन्होंने एक टारगेट बताया था कि आजकल एक चलन में है कि 1000 days फ्रॉम कंसीव, कि कंसीव करने से वो बच्चे के पैदा होने के 1000 दिन जब तक है, हाँ, वो आपको केयर करनी पड़ती है. मुझे लगता है कि वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट. सो आज शायद हम भी अपने पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं. शायद फाइनेंशियली नहीं होंगे, लेकिन सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट के लिए आज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है. तो वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट. लाइक अगर कोई मदर है जिसने कंसीव किया एंड शी इज हैविंग सम लिकर और अल्कोहल, जी. अनहेल्दी सर, लाइफ, cause of autism, cause of neurodiversity around the world is not yet proved through research. ओके, There are multiple चीज़ें जो बात की जाती है कि जेनेटिक्स हो सकता है, कि लाइफस्टाइल हो सकता है, पर देर इज नो कंक्लूसिव रिसर्च येट. बात तो वही है, अगर कंक्लूसिव रिसर्च हमें पता होती कि कॉज क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट ही आ जाता. ट्रीटमेंट ही आ जाती. जी, तो क्योंकि उसका कॉज ही नहीं पता, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट इन मेडिकल टर्म्स नहीं है. सो बाकी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो लाइफस्टाइल रही है, एडल्ट्रेटेड खाना खा रहे हैं हम लोग, सारा टाइम हमारे आसपास मोबाइल रेडिएशंस है, वाईफाई रेडिएशंस हैं. सो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट तो कर ही रही हैं कहीं ना कहीं. शायद हम अपनी लाइफ टाइम में ये रिसर्च प्रूव हो जाए और हमें पता चले कि क्या रीजंस हैं, बट हाल फिलहाल नो कमेंट्स ऑन दिस बाय एनीबडी. मैम, अब तो क्योंकि एक सीरीज भी आई थी गुड डॉक्टर करके, जी बिल्कुल. उसमें वो डॉक्टर होता तो ऑटिस्टिक है, लेकिन ही वाज द ब्रिलियंट डॉक्टर इन हिज फील्ड. जी, तो क्या लग रहा है अब आपको कि ऑटिज्म को लेके या ऐसे किसी भी सेरिब्रल प्रॉब्लम या न्यूरो प्रॉब्लम को लेके सोसाइटी में अब अवेयरनेस बढ़ने लगी है, क्योंकि इन इश्यूज पर भी चीज़ें और सीरीज जी बनने लगी ये हैं? नहीं है. नहीं सर, अवेयरनेस बढ़ ज़रूर रही है, पर माइल्स टू गो बिफोर इट इज़ फुली अवेयर, बिफोर द पीपल आर फुली अवेयर. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एज पर नंबर ऑफ पीपल लिविंग, एज पर द स्ट्रैटास, कितना फैला हुआ है, कितनी डेंसली पॉपुलेटेड है. तो उसके हिसाब से अगर हम अवेयरनेस देखें तो अवेयरनेस इज ओनली लिमिटेड टू सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ हैं उतना ही लिमिटेड है. इनफैक्ट अगर हमारे यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 95 पेरेंट्स को इस वर्ड का उसने तब सुना जब उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुई. सो अवेयरनेस का लेवल सर काफ़ी कम है अभी. माइल्स टू गो. आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज कर पाते हो, क्योंकि पूरे दिन आपको सेंटर में भी रहना है, सिर्फ आपका बच्चा नहीं और भी बच्चे हैं, वैसे ही पेरेंट्स हैं, ठीक है, वही इशू, अलग अलग इशू सामने आ रहे हैं. इवन कई बार ऐसा भी होता होगा कि हमने जो इशू देखा उससे वर्स्ट आया जी, कोई एक नया केस, उससे वर्स्ट आया, फिर वो, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ये 1000 चीज़ें चल रही होती है दिमाग में. कैसे मेंटल हेल्थ को मैनेज करते हो आफ्टर कि आप अपने सेंटर से घर आते हो, और क्या चलता है, कैसे आप नॉर्मल लाइफ में वापस जी इन्वॉल्व हो पाते हो? स्विच तो करना पड़ता है. देखिए, इनफैक्ट घर आने के बाद हम लोग क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने पे फोकस करते हैं. साथ में डिनर किया, किचन में साथ में
दोनों बॉयज़ जो हैं मेरे, उन दोनों को कुछ कुछ काम दिया कि आप ये करो, आप ये करो, ओके आप टेबल पे जाके प्लेट्स लगाओ, आप ये करो। सो एक क्वालिटी फैमिली टाइम जो हम स्पेंड कर सकते हैं वो करते हैं। सेंटर की जितनी भी हम उन सब बच्चों की याद मन में रहती है। रात को ड्रीम्स में भी उन बच्चों के ही ड्रीम्स आते हैं। अब हम उन्हें देखते हैं, हम मतलब कई बार तो एक बार तो मुझे ये ड्रीम आया कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं और हम उनकी मैच मेकिंग कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला जो लड़का है सूटेबल फॉर दिस गर्ल, मतलब इस लेवल तक अटैचमेंट हो जाता है। तो बस हम पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से इफ़ यू सी 4 years डाउन द लाइन ये बच्चा ये सब कर पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, शायद जब ये बच्चे बड़े एडल्ट हो जाएंगे तो हम इन लोग की इंगेजमेंट्स और शादियां अटेंड करेंगे। तो ये पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं। और मेंटल हेल्थ को तो अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सर फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंकफुली वी हैव गॉट अ फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। सो वो सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए होता है। आपके हस्बैंड का ही इज़ अ फन लविंग पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। और हमारी जो सेंटर हेड है मिस डॉक्टर गायत्री, वो और मैं मिलके ये काम करने वाले थे। क्लिनिकली वो डायग्नोसिस वगैरह करते हैं और सब काम करते हैं, पर उनका कमिटमेंट ये था कि आई विल गिव यू द सेंटर एंड देन यू विल यू कैन गो अहेड एंड वर्क। पर वो सेंटर बनने के बाद, वहाँ कुछ समय स्पेंड करने के बाद इन बच्चों से इतना अटैचमेंट हो गया है उन्हें कि वो बिना कहे रात को लेट नाइट तक वो अपना काम करते हैं। उसके बाद भी वो सुबह ऑन टाइम बच्चों के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे जाना है, वो बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। जिस तरीके से होता है ना कि हम कभी ये फिक्स कर लेते हैं कि हम जाके इन लोगों को खाना खिलाएंगे या इन एनिमल्स को कुछ सर्विस, फूड सर्विस करेंगे, तो हम सुबह उठ ही जाते हैं कि वो वेट कर रहे होंगे हमारा खाने के लिए। तो उसी तरीके से अब ये हो गया है उनके लिए कि वो सुबह उठ के टाइम पे जाते हैं क्योंकि वो बच्चे उनका वेट कर रहे होंगे। तो पर्पस बिल्कुल अलग हो गया है। और मैम से ज्यादा प्यारे सर हो गए हैं बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है मैम, अब क्योंकि पॉडकास्ट अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चला है जी। आप दूसरे पेरेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को, आपके सेंटर से नहीं जुड़े हैं, हाँ। लेकिन जो अपने बच्चों की इस इशू को फेस कर रहे हैं? जी। क्योंकि ऑडियंस में कई ऐसे लोग होंगे जो शायद बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, या फिर मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शर्म के मारे सोसाइटी में अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर ही नहीं पा रहे कि हम कैसे करें। तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ का कैसे सामना करें और कैसे इन्वॉल्व हो वो इस चीज़ में? जी, एक्सेप्टेंस लाइए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एक्सेप्टेंस लाइए कि मेरे बच्चे को कुछ स्पेशल हेल्प की नीड है। मुश्किल है, पर हमें अपने को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना के ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बच्चे के साथ सिर्फ काम करना है। ये सोचना कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें बच्चे के साथ जल्द से जल्द काम शुरू करना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, और हर पेरेंट ये देर सवेर करता ही है। सो फिर इंतज़ार किस पर। और एक पॉसिबिलिटी भी है कि ये बच्चे नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। इवन आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ ये बच्चे जी बिल्कुल आए। जी जी बिल्कुल। आप रिसर्च करिए इसके बारे में, यू विल हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स टू लुक एट कि जहाँ पे दे हैव बीन फंक्शनल, दे हैव डन बेटर देन एनी न्यूरोटिपिकल पर्सन। सो उस चीज़ से माइंड में पॉजिटिविटी रख के बच्चे के साथ काम करिए। मुश्किल रहेगा, जर्नी छोटी नहीं है, जर्नी लंबी है, जर्नी इजी नहीं है, जर्नी डिफ़िकल्ट है, बट इस जर्नी का जो हमें गोल है वो अचीव होगा। इस पॉसिबिलिटी को, इस पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ना। मैं किसी कंटेंट के लिए रिसर्च कर रहा था और न्यूज़ वेबसाइट्स को चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक जो मिथ तोड़ी थी उस बात ने कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं जो कि इनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा नहीं होता है, जी, बट उसकी हेडलाइन ऐसी थी, वर्ल्ड फर्स्ट ऑटिस्टिक चाइल्ड डाइज इन एट द एज ऑफ 84। तो उन बच्चों के बेटरमेंट के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे खुद को इस चीज़ को एक्सेप्ट कि वो मेरे हिस्से हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कास्ट आउट करके बाहर कर दूंगा, और वो मुझसे जुड़े हुए, ये चीज़ मेरे को समझ में आई। नहीं, in that case I should thank you. I should thank you for being a responsible citizen, being a responsible individual जो इस तरीके की सोच रखता है। जैसा आपने मुझे ये भी बताया कि आपने एक ऐसे बच्चे के लिए स्टैंड लेके अपनी सराउंडिंग लोगों से लड़े भी हैं। बिल्कुल। अगर हर कोई ऐसी ही सोच रखे तो परेशानी ही कहाँ। शायद पास्ट में, क्योंकि मैम कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अकेलापन बहुत काटने को दौड़ता है, और अच्छा लगता है जब आप दूसरे लोगों से बात करते हो। तो इन बच्चों को मैं तो मेरे रहते तो मैं कास्ट आउट नहीं होने दूंगा किसी। इसमें हम एक चीज जरूर देखेंगे, पीपल चेंज जो आता है वो किस डायरेक्शन में आएगा ये कई बार हम खुद भी नहीं समझ सकते। तो ये बच्चे क्या अचीव कर सकते हैं, और हम जो आप पेरेंट्स को मैसेज की बात कर रहे थे, तो हमें पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स ये आप नहीं जानते हैं अभी। बिल्कुल। सो हो सकता है ये बच्चे जो चीज करेंगे वो करेंगे जो आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं। सो इस केस में पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना इज द की। मतलब कौन बोलेगा आइंस्टाइन भी डिस्लेक्सिया वाले डिस्लेक्सिया से स्पीकिंग एट द एज ऑफ 4.5। हाँ, फर्स्ट वर्ड सोचो। और वो आइंस्टीन दुनिया का सबसे ब्रिलियंट माइंड, के ऊपर रिसर्च होती है, जिनके ब्रेन के ऊपर रिसर्च होती है, दुनिया को जो फिजिक्स दे के चले गए कि क्या होता है। ठीक है मैम, एक पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक की मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहती है इन बच्चों को एक्सेप्टेंस के ऊपर। मैंने तो एक्सेप्ट किया है, बट आई वांट कि आप अपनी तरफ से सोसाइटी को एक मैसेज दीजिए कि क्या करना चाहिए। हम सब इस दुनिया में आए हैं, उस गॉड की मर्जी से आए हैं। ये बच्चे शायद बिल्कुल हम जैसे ना हो, वो शायद डाइवर्स हों, बट भगवान का हाथ उनके साथ भी उतना ही है जितना मेरे साथ या आपके साथ है। इन बच्चों को एक्सेप्ट करना मतलब उस भगवान की सेवा करना है। सो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चे हैं जो कहते हैं तारे जमीन पर। सो ये वो तारे हैं जो इस दुनिया में लाइट फैलाने वाले आने वाले समय में। तो हमें पूरे खुले दिल से और इनफैक्ट जितना हो सके उतनी उनको आगे रख के खुद को पीछे करने में जो सुख मिलेगा, आप भी उस सुख के भागी बनिए, और आप भी कोशिश करिए कि हम उनको वो एक्सेप्टेंस और वो खुले दिल से इन्वॉल्वमेंट दे सके जो वो डिजर्व करते हैं। थैंक यू मैम। एक माँ बाप के लिए, उस खुद के बच्चे के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत डाउट क्लियर हुए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम फिर से इन्हें बुलाएंगे। और भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो आपके इन डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और कोई भी इशू हो तो प्लीज कनेक्ट विथ हर, कनेक्ट विथ अस ऑन कमेंट सेक्शन। हम उस चीज के लिए बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएं, क्योंकि our audience is very important for us. So stay tuned with us.